नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में CA जिस प्रकार बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, आज उसी प्रकार से आपको बैलेंस शीट फाइनल करना सिखाने वाला है। गाइस, ये है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन पार्ट 4 और इससे पहले मेरे 3 पार्ट और आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या एंड स्क्रीन में आप वो वीडियो देख सकते हैं। और गाइस, आज इस वीडियो में जो 4 पॉइंट होंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो है EPF और ESIC की पेमेंट चेक करना टाइम से जमा हुई है या नहीं, और ये हम किस लिए चेक करते हैं वो भी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है बैड डेब्ट्स या डाउटफुल बैड डेब्ट्स की प्रोविज़न एंट्री करना। और तीसरा इनकम टैक्स प्रोविजंस एंट्री कैसे करते हैं और क्यों करते हैं वो भी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और 4 पॉइंट है हमारा एडवांस टैक्स की एंट्री करना। मान लीजिए आपने एडवांस टैक्स जमा कराया है लेकिन उसकी एंट्री आपने नहीं की है, तो उसकी कैसे हम एंट्री करेंगे वो भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है EPF और ESIC की पेमेंट चेक करना टाइम से जमा हुई है या नहीं। देखिए, ये हम इसलिए चेक करते हैं जिससे कि हम टैक्स की प्लानिंग कर सकें। अब क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, इनकम टैक्स में यदि आपका EPF और ESIC ड्यू डेट से पहले यदि आपकी पेमेंट हो चुकी है EPF और ESIC की, तो वो आपका अलाउड माना जाता है। एक्सपेंसेस EPF और ESIC एक्सपेंसेस आपका अलाउड माना जाता है। यदि आपकी EPF और ESIC की पेमेंट ड्यू डेट के बाद हुई है तो आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाता है इनकम टैक्स में। तो इसलिए हम चेक करते हैं, और इसकी जो डेट होती है वो होती है 15 तारीख। एवरी मंथ की 15 तारीख को इसकी ड्यू डेट होती है EPF और ESIC की, ठीक है, जो कि हमें 15 तारीख से पहले या 15 तारीख तक EPF और ESIC हमें जमा कराना होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने टाइम से EPF और ESIC की पेमेंट कर दी, लेकिन 6 महीने आपकी टाइम से पेमेंट जमा नहीं हुई, तो आपको सिर्फ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देखिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें EPF और ESIC की इसमें एंट्री नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपकी 6 महीने तो आपकी टाइम से जमा हो गई है पेमेंट, लेकिन 6 महीने लेट हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही आपको मानकर चलना है। मतलब कि 6 महीने का जो एक्सपेंसेस है EPF और ESIC वही आपको लेना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। आपको 12 मंथ का EPF और ESIC लेकर नेट प्रॉफिट एडजस्ट नहीं करना है, बल्कि जितनी आपकी टाइम से पेमेंट हुई है वो आपको लेकर चलना है। क्लियर? अब उसके बाद बैड डेब्ट्स प्रोविजंस एंट्री कैसे करें? देखिए, जो हमारे सन्ड्री डेटर होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं, और यदि हमें लगता है कि कोई हमारा सन्ड्री डेटर जिसको हमने माल बेचा है वो पैसे लेकर भाग सकता है या भाग गया है, तो उसकी प्रोविज़न एंट्री हम कैसे करेंगे? अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसकी एंट्री करके। अब हमारा बैलेंस शीट में ये है सन्ड्री डेटर। अब हमें लगता है आलम ग्लास जिसको हमने माल बेचा है, सन्ड्री डेटर है 42,288 रुपये, वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। मतलब वो ये भी नहीं बोल रहा कि पैसे देगा, और हम ये भी नहीं मान सकते कि वो आने वाले टाइम में पैसे दे सकता है। या मान लीजिए आलम ग्लास ने पैसे लेकर भाग गया है और देने के लिए मना कर दिया है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो गाइस, ये है सन्ड्री डेटर, और सन्ड्री डेटर हमारे लिए एसेट्स होते हैं। अब हमारा जो एक सन्ड्री डेटर था वो या तो पैसे लेकर भाग गया या वो पैसे नहीं देगा, तो हमारे लिए एक प्रकार से ये लॉस हुआ, ठीक है। तो हम इसकी प्रोविज़न एंट्री कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, फिर उसके बाद ओपन करेंगे जनरल वाउचर, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करना है, या तो बैड डेब्ट्स के नाम से या डाउटफुल बैड डेब्ट्स। मतलब जो भी यदि पैसे लेकर भाग गया है तो बैड डेब्ट्स आएगा जो लेजर क्रिएट होगा, अन्यथा यदि आपको लग रहा है पैसे लेकर भाग सकता है तो डाउटफुल बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे यहीं पर, और यहाँ पर बैड डेब्ट्स, ठीक है।
और देखिए अब ये जो आएगा ये आएगा हमारा, देखिए अब वो लेकर भाग गया है तो ये हो गया लॉस। लॉस यानी कि एक प्रकार से खर्चा हो गया। अब हम इसको खर्चा मान लेंगे। जब वो पैसे नहीं दे रहा है, पैसे लेकर भाग गया, तो ये हमारे लिए खर्चा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको खर्चे में बुक कर लेंगे जो बैड डेब्ट्स है। तो ये हमारे लिए जो अंडर ग्रुपिंग में आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो अंडर ग्रुपिंग में आपको किस में आएगा, आपको डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, मान लीजिए कितने थे, एक बार हम देख लेते हैं आलम के कितने थे। यहां पर हमारे आलम के थे 42,288। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, बैड डेब्ट्स 42,285। ठीक है, 2। अब देखिए 2 में जो आएगा वो सन्डी डेटर आएगा। सन्डी डेटर का नाम क्या है, आलम। आलम ग्लास, ये रहा आलम ग्लास 42,285। ये हमने इसकी एंट्री कर दी। अब इसका इफेक्ट देखते हैं हम जाएंगे बैलेंस शीट पे और सन्डी डेटर में आलम ग्लास। देखिए अब 3 रुपये बचे हैं, मतलब कि हमने अमाउंट कम डाल लिया। कितने के थे, 42,288 के, तो इसको 42,288 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि इससे अब पेमेंट नहीं आनी है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, ये एक्सपेंसेस में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बैड डेब्ट्स ये रहा 42,288। तो ये हमने खर्चा मान लिया। तो गाइस तीसरा हमारा पॉइंट है इनकम टैक्स प्रोविजंस एंट्री। तो गाइस सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है इनकम टैक्स प्रोविजंस एंट्री हम किस लिए करते हैं। देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, लेकिन टैक्स ऑडिट की जो डेट होती है वो होती है सितंबर। ठीक है, और उसके बाद हमारी रिटर्न फाइल होती है। तो हमारे 31 मार्च के बाद और रिटर्न फाइल होने तक का जो पीरियड है, उस पीरियड के लिए हम इनकम टैक्स प्रोविज़न बनाते हैं और फिर उसकी एंट्री करते हैं। और गाइस यदि आपको इनकम टैक्स प्रोविजंस बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस इसकी एंट्री करते कैसे हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और जनरल वाउचर ओपन करेंगे, और उसके बाद देखिए कैपिटल, जो हमारी कैपिटल है, देखिए ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। अब चाहे कोई इंडिविजुअल फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, अब पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें रेशो में बढ़ जाएगा, जो भी उसके रेशो होंगे उसमें बढ़ जाएगा, और यदि इंडिविजुअल होगा तो वो एक में ही रह जाएगी। मान लीजिए 10,000 रुपये हमारा प्रोविज़न है। ठीक है, 10,000। अब देखिए पार्टनर हमारे 2 हैं, तो हमें क्या करना होगा, 5,000 तो राज गौतम में चले जाएंगे और 5,000 यश गौतम में के अकाउंट में। जो हमारी कैपिटल है वो डेबिट होगी और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वो हमारा क्रेडिट होगा। इसके लिए यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनकम टैक्स। ठीक है, और देखिए अभी अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा करंट लायबिलिटी। अभी वो हमारी लायबिलिटी है और अभी हमने वो जमा नहीं कराया है, इसलिए ये हमारी करंट लायबिलिटी है 10,000 रुपये। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं इनकम टैक्स प्रोविजंस हमारा 10,000 रुपये का भी लायबिलिटी खड़ी है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो थी लायबिलिटी की एंट्री, और जब इनकम टैक्स की पेमेंट कर देंगे हम, जब हम इनकम टैक्स की पेमेंट कर देंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी वो भी आप देख लीजिए। इसकी होगी पेमेंट वाउचर में। अब देखिए या तो आप इनकम टैक्स की पेमेंट कैश से करेंगे या बैंक से करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार से करेंगे। तो पेमेंट वाउचर में होगी, कैश है तो कैश आ जाएगा यहाँ पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। जो आपका इनकम टैक्स प्रोविजंस क्रेडिट हो रहा था अब ये डेबिट हो जाएगा, कितने से, 10,000 से। ठीक है, और हमारे जो बैलेंस शीट में जो करंट लायबिलिटी में इनकम टैक्स प्रोविजंस था 10,000 रुपये, अब ये यहाँ से हट गया है। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट कर दी है। हमारा 4th पॉइंट है वो है एडवांस टैक्स की सिंपल एंट्री करना और एडवांस टैक्स की एडजस्टमेंट एंट्री करना। यानी कि जब हमें फाइनल पता चल जाता है हमारा इतना टैक्स बन रहा है तो हम उसको, जो हमारा एडवांस टैक्स होता है उसको एडजस्ट करते हैं।
तो उसकी भी एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडवांस टैक्स के बारे में। देखिए एडवांस टैक्स कब जमा कराना होता है, सबसे पहले यही जान लीजिए। एडवांस टैक्स यदि आपने प्रीवियस ईयर में 10,000 से ज़्यादा टैक्स जमा किया है तो आपको नेक्स्ट ईयर एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। तो उसकी भी एक कैलकुलेशन होती है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कैलकुलेशन पर वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एडवांस टैक्स हमें जमा कराना होता है। यदि आप नहीं कराएंगे तो भी मैं आपको बताया, एडवांस टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो आपका ITR में, इनकम टैक्स रिटर्न में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जमा कराना अनिवार्य है। अब यदि आपने एडवांस टैक्स जमा कराया था और उसकी एंट्री करना भूल गए तो मैं उसकी भी एंट्री बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और ये होगी पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हमने पेमेंट की होगी या तो कैश से या बैंक से, जिससे भी की होगी आपको ऊपर डाल लेना है। पेमेंट एंट्री आपको बताइए, कैश है तो कैश और बैंक है तो बैंक, ठीक है। यहाँ हमने कैसे मान लिया तो कितनी है 12,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा एडवांस टैक्स 12,000 रुपये हमने जमा कर दिया। अब एडवांस टैक्स का जो लेजर आप बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, वो बनाएंगे करंट एसेट्स में। किसमें, करंट एसेट्स में, क्योंकि ये हमारी, जब हमने एडवांस टैक्स कराया है जमा तो ये हमारी एसेट्स होगी, ठीक है। लास्ट में हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये तो थी सिंपल एंट्री। अब हमने 12,000 रुपये एडवांस टैक्स जमा करा दिया। अब लेकिन हमें पता चला कि हमारा जो टैक्स बन रहा है ऑडिट के बाद, हमें पता चला हमारा टैक्स 20,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो इसमें 12,000 रुपये तो हमने एडवांस टैक्स जमा करा दिया, लेकिन बचे 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये का मार्च के बाद और रिटर्न फाइल होने तक का हमें प्रोविजंस बनाना होगा, ठीक है। उसकी भी एंट्री होती है एक एडजस्ट। मैं आपको बता देता हूँ। जनरल वाउचर आपको ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद कैपिटल। तो कैपिटल में मैंने बताया आपके जितने भी कैपिटल होंगे रेशियो के अकॉर्डिंग वो आपको कर देना है। तो 20,000 रुपये है तो 10,000 रुपये मैं इसमें डाल दूंगा राज गौतम में, फिर उसके बाद यश गौतम 10,000 रुपये, ठीक है। तो कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और टू एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स देखिए ये हमारा करंट एसेट्स में, जब हमने एडवांस टैक्स जमा कराया था तो वो हमारा करंट एसेट्स में शो होगा। हमने इसका लेजर बनाया था। अब उस समय पे डेबिट था, अब इसको क्रेडिट कर रहे हैं हम, कितने से 12,000 रुपये से। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस एंट्री हो जाएगी और वहाँ से वो हट जाएगा, ठीक है। और नीचे हमें प्रोविजंस, यहाँ पर इनकम टैक्स प्रोविजंस की 8,000 रुपये, जैसे मान लीजिए हमारा 20,000 रुपये टोटल बना तो 8,000 रुपये हमारा प्रोविजंस है। तो इनकम टैक्स प्रोविजंस 8,000 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में। अब हमारा आज 8,000 रुपये का इनकम टैक्स प्रोविजंस लायबिलिटी खड़ी होगी, ठीक है। और जब हम ITR फाइल करेंगे तो 8,000 रुपये की भी हमें पेमेंट करनी होगी। पेमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर पेमेंट वाउचर में कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। जैसे मान लीजिए हम कैश, तो यहाँ पर इनकम टैक्स प्रोविजंस 8,000 रुपये, ये हमारे यहाँ पर एडजस्ट हो गया और ये यहाँ से भी हट गया। और जो हमारा एडवांस टैक्स पहले जो शो हो रहा था ये यहाँ से भी हट गया। क्लियर, जो एडवांस टैक्स हमने सिंपल एंट्री करी थी तो यहाँ पर हमारी अमाउंट शो हो गई थी, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ये यहाँ से भी हट गई, यहाँ से भी हट गई। क्लियर। तो गाइज ये थे 4th पॉइंट बैलेंस शीट फाइनल करने के। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। और गाइज यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।